Hi everyone, यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 प्रीलिम्स एग्जाम इज़ ओवर। और इसके बाद बहुत सारे लोगों ने एनालिसिस कर दिया है ऑलरेडी पूरे पेपर का। बट ये जो सेशन है दिस इज़ लेस फॉर 2025 एस्पिरेंट्स जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है, एंड मोर फॉर 2026 एस्पिरेंट्स जो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स देने का सोच रहे हैं। उनके लिए ये ज़्यादा रेलेवेंट सेशन होने वाला है। इकोनॉमिक्स का खाली मैं एनालिसिस करूंगा, बट इस एनालिसिस से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इफ़ यू जस्ट स्टार्टेड योर प्रेप और आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग योर प्रेप, तो समझ आएगा कि एग्जैक्टली किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग साइड में रख सकते हैं। ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का पेपर एज ऑलवेज इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा होता है। कहीं कहीं पर मुश्किल होता है, कहीं कहीं पर आसान होता है, बट इट इज़ ऑलवेज बीन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। इस साल भी ऐसा ही था। चेंज क्या था? मेजर चेंज जो इकोनॉमिक्स के पेपर में देखा वो ये था कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। पहले कभी इतने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स, बट इवन देन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आए। इस साल वो देखने को मिले। दैट वाज इंटरेस्टिंग, दैट वाज समथिंग न्यू। उससे आपकी बेसिक्स भी चेक हो गए। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, some people are saying 16, some are saying 20, some are saying 22, I am saying 23, क्योंकि इंटरनेशनल एंड रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस उसको भी मैं इकोनॉमी का पार्ट ही मानता हूँ, और इसीलिए मैंने वो सारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो यहीं पर डाले हैं। ठीक है ना, इसीलिए मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं 23। अब पहले ये 23 क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं बहुत ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि ये 7 पिलर्स बना सकते हैं, सेक्शंस बना सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। 7 सेक्शंस में मैंने पूरा इकोनॉमी डिवाइड किया हुआ है। मेरी प्रीवियस ईयर पेपर की जो बुक है उसमें भी इस तरह से ही डिवाइडेड है। अब ये जो 7 सेक्शंस हैं, इन 7 सेक्शंस में से कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं और कहाँ से नहीं आए हैं। इन द लास्ट 2 years वी डिड नॉट सी एनी क्वेश्चन फ्रॉम दीज 2 areas। यहाँ से तो एक भी क्वेश्चन नहीं था, 2023 में भी नहीं था, 2024 में भी नहीं था। यहाँ से तो आज भी क्वेश्चन नहीं आया, बट फ्रॉम हेयर नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले और बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, गुड क्वालिटी डिसेंट क्वेश्चन, जहाँ पे आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चेक होती रहे। ज़बरदस्ती का मुश्किल नहीं बनाया था, अच्छे क्वेश्चन थे। तो ये दिस इज बिकम कम बैक इन टू बिजनेस। ये धीरे से थोड़ा थोड़ा सा इट हैड गॉन आउट ऑफ स्पॉटलाइट, नाउ इट इज अगेन बैक इन टू स्पॉटलाइट। नंबर 1, यहाँ से आज भी क्वेश्चन नहीं आया, और फ्यूचर में भी बहुत एक ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री की रेलेवेंस कम होती जा रही है, स्पेशली बिटवीन 47 एंड 91। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडियन इकोनॉमी पोस्ट 1991, यहाँ से भी क्वेश्चन वैसे डायरेक्टली कोई नहीं था, बट गवर्नमेंट स्कीम्स के क्वेश्चंस थे, क्योंकि नीचे भी डाला जा सकता है 2.5 वाले पिलर में, और यहाँ पर भी डाला जा सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, जब हम इन तीनों की बात करते हैं तो काफ़ी सारी स्कीम्स यहाँ पर भी आ जाती हैं। स्कीम से क्वेश्चन अच्छे खासे आए थे। इंडियन टैक्स सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे दिखे। फिजिकल पॉलिसी से क्वेश्चन थे, फेडरल फाइनेंस से क्वेश्चन थे, 15th फाइनेंस कमीशन से। इंडियन टैक्स सिस्टम में जीएसटी से क्वेश्चन ना आके इस बार डायरेक्ट टैक्स से क्वेश्चन थे, इनकम टैक्स एक्ट से। सो दैट इज अ न्यू एरिया दैट वी विल हैव टू टीच, एवरीवन विल हैव टू टीच यू गाइस, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस रेगुलरली आ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। कभी जीएसटी से आता है, कभी इनकम टैक्स एक्ट से आता है, बट क्वेश्चंस वहां से बन रहे हैं, तो वहां के कॉन्सेप्ट्स और धीरे धीरे फैक्ट्स भी पूछे जाने लगेंगे। ये जो पूरा सोशल इश्यूज का एरिया है, यहाँ से मेजरली क्वेश्चंस गवर्नमेंट स्कीम्स के फॉर्म में आते हैं, वो इस बार भी आए हैं। नाउ दिस हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंटली यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एज यू कैन सी लास्ट ईयर मेजॉरिटी क्वेश्चंस केम फ्रॉम हेयर। इन 2023 ऑल्सो मैक्सिमम क्वेश्चंस केम फ्रॉम हेयर, 6 आउट ऑफ आई थिंक 16 क्वेश्चंस। इन दिस ईयर ऑल्सो कुछ भी नहीं तो 8-10 क्वेश्चन आपको इस वाले बैंकिंग, फाइनेंस, आरबीआई, इस एरिया से देखने को मिलेंगे। सो दिस बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज। इट्स एन इवोल्यूशन इन यूपीएससी पेपर, इसको अब अच्छी खासी रेलेवेंस दी जाती है। 2.7 पिलर से क्वेश्चन हमने नहीं देखे। मैक्रो में नेशनल इनकम अकाउंटिंग से क्वेश्चंस थे, जो कि 2.1 में आ जाता है, बट माइक्रो से क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं थे। लास्ट ईयर देवर 2 क्वेश्चंस, 2023 में एक क्वेश्चन, इस साल एक भी नहीं। बट दिस माइट कम बैक इन टू बिजनेस अगेन, हो सकता है फिर से पूछने लगे, 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब एनालिसिस करते हैं पूरे 2025 के इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन का। तो स्टूडेंट्स ईदर हु आर वीक इन इकोनॉमी और वांट टू अंडरस्टैंड इकोनॉमी इन मोर डिटेल, या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, तो ये वाला सेशन आप देख सकते हो डिटेल में।
फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो फाइनेंस की बेसिक से था, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से था। अब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को क्या हुआ, जिसकी वजह से क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने गलत किया। दो चीजें होती हैं, एक तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तीन टाइप के एआईएफ होते हैं, एएफ 1 2 3। तीनों डिफरेंशिएशन तीनों में ये है कि हर एआईएफ किससे बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल एआईएफ कैन ओनली बी वेंचर कैपिटल एआईएफ, इस तरह से। एआईएफ 3 जो है, इट कैन रेज फंड्स टू इन्वेस्ट एनीवेयर, वो बॉन्ड्स में स्टॉक्स में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो एक जनरल एआईएफ हो गया मेरे जैसे आप जैसे लोगों के लिए, हु हैव अ लॉट ऑफ मनी लाइंग आइडल, और वो जो चाहते हैं कि 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए मुझे इन्वेस्ट करने हैं मार्केट में, तो वो एआईएफ 3 के थ्रू जाते हैं। तो एआईएफ 1 2 3 जो है, ये तीन अलग अलग क्लासेस हैं एआईएफ की, जिसमें दो चीजें आती हैं। नंबर वन तो एआईएफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बना है, और नंबर टू वो इन्वेस्ट कहां कर सकता है। सो एआईएफ 1 कैन ओनली इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, और एआईएफ 1 बना है वेंचर कैपिटलिस्ट को मिला के, ठीक है ना। सो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, आप एआईएफ 1 के थ्रू कर सकते हो बाय गोइंग थ्रू अ वेंचर कैपिटलिस्ट। अब एआईएफ 1 2 3 जो तीनों ही एआईएफ्स हैं, इनमें बॉन्ड्स और स्टॉक्स नहीं आते। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स, यू कैन इन्वेस्ट वाया एआईएफ 3, बट एआईएफ 3 जो है वो बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स से बना हुआ नहीं है, वो बस इन्वेस्ट कर रहा है बॉन्ड्स और स्टॉक्स में। तो बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स आर नॉट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ओनली हेज फंड्स एंड वेंचर कैपिटल आर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो एआईएफ 1 जो है वो स्पेसिफिकली इट इज मेड आउट ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट, एआईएफ 2 it is specifically made out of hedge funds, AIF 3 it is specifically made out of investment managers, investment wealth managers, investment fund houses। वो जो हैं वो AIF 3 को बनाते हैं, वो इन्वेस्ट कहीं भी करें, वो एक अलग चीज हो गई। तो इसके बीच में कंफ्यूजन था स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने गलत किया और ऑल द 4 भी मार्क किया है। अब ये क्वेश्चन बनता है बेसिक्स ऑफ फाइनेंस के अंदर से, इकोनॉमी के अंदर ये टेक्निकली नहीं आता है, तो इसलिए हमें पता लगता है कि बेसिक्स ऑफ फाइनेंस हमें कवर करने जरूरी हैं। लास्ट के 2 3 साल में भी क्वेश्चन आए, इस साल भी क्वेश्चन आए, ठीक है। आंसर इसका बनता है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 2 वॉज फ्रॉम द इनडायरेक्टली फ्रॉम फंक्शंस ऑफ आरबीआई। एक तो होते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई, उन फंक्शंस के थ्रू आरबीआई कुछ ना कुछ कमाता है, इट अर्न सर्टेन इनकम थ्रू दोज फंक्शंस। ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली बनाया गया, एप्लीकेशन बेस्ड बनाया गया कि फंक्शंस तो हैं आरबीआई के, उन फंक्शंस में को उन फंक्शंस को कैरी आउट करके हाउ डज आरबीआई मेक मनी, ये बता दो हमें। दैट वाज द क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग मेजर्स, विच आर द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर आरबीआई। बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, पेंशन फंड मैनेजमेंट, लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। अब यहाँ पे देखो थोड़ा एलिमिनेशन चल सकता है, थोड़ी नॉलेज चल सकती है। नंबर 1 ये आपने फंक्शंस में डायरेक्टली पढ़ा होगा, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, जिसको बोलते हैं हम एक्टिविटीज कॉल्ड ए सिग्न्योरेज, जिसके थ्रू आरबीआई पैसे कमाता है अकाउंटिंग बुक्स में। एक्चुअल पैसा कुछ नहीं कमा रहा है, बस अकाउंटिंग बुक्स में कमा रहा है। तो ये वाला तो हो गया जिससे कि पैसा कमा रहा है, ऑप्शन नंबर 5 हमारा सही हो गया। तो ये दोनों में ऑप्शन नंबर 5 है नहीं, तो हमने एलिमिनेट कर दिया। अब जो ये है पेंशन फंड मैनेजमेंट एंड लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज को कौन लेंड करता है, बैंक्स लेंड करते हैं। बैंक्स को कौन लेंड करता है, आरबीआई लेंड करता है, बट बैंक्स डायरेक्टली कंपनीज को लेंड नहीं करता है। ऑल ऑफ अस नो दैट, फंक्शंस के थ्रू ये निकाला जा सकता है, तो इसलिए ये वाला हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये तो इससे तो पैसा नहीं कमाता आरबीआई। सिमिलरली पेंशन फंड के लिए हमने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, पीएफआरडीए, तो फिर आरबीआई पेंशन फंड्स को क्यों देखेगा। और जितने भी अभी तक फंक्शंस देखे होंगे उसमें आरबीआई का पेंशन फंड से कोई लेना देना नहीं है, तो हमने ये भी एलिमिनेट कर दिया। तो 3 और 4 जैसे ही एलिमिनेट किए, हमारे ये सारे एलिमिनेट हो गए और हमारा ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 एंड 5। अब अगर तुम्हें पता है 1 और 2 कैसे इनकम कमाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी यू नो दैट यू कम टू द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये लॉजिक और नॉलेज का मिक्स था एंड दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चंस डिटरमाइन कर देते हैं कई बार डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बिलीव मी जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है, बट जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं यूज कर रहे हो, खाली नॉलेज के बेसिस पे एग्जाम क्लियर करने की यूज कर रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको धोखा दे देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको नीचे ले जाते हैं। तो इसलिए कितना हाउ काम एंड कंपोज्ड आर यू while you're preparing for the exam, while you're sitting in the exam hall, when you're attempting all these questions, that matters a lot, उससे बहुत फर्क पड़ता है। एक एक करके देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, रेवेन्यू इंटेलिजेंस,
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट। तीनों ही रेवेन्यू से या कहीं ना कहीं फाइनेंस से, मनी से कनेक्टेड है। अब पहली वाली में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लिखा है, सेकंड में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, थर्ड में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे लग सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि यार डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की बात हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के चांसेस कम लग रहे हैं, ऑल्दो फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी नहीं है, तुक्के के समान हो गया ये, बट थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क यहाँ पर ले सकते थे कि यार रेवेन्यू इंटेलिजेंस में भी हम पैसे की बात कर रहे हैं, कस्टम की, यहाँ पर भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट में भी हम टैक्स इवेडर्स को डेटा के थ्रू, डेटा एनालिसिस के थ्रू पकड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है ना। तो इससे हम फिगर आउट कर सकते हैं कि हाँ यार शायद बी और सी सही हैं, ए वाला गलत है, तो ओनली टू हमारा आंसर हो जाएगा। बट अगेन रेट्रोस्पेक्टिवली बोलना बड़ा आसान है, पेपर मेरे हाथ में है, बट वहां पे जब बैठे हो तो मुश्किल है। दैट इज वाई दिस वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता, इनफैक्ट कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि ऐसे क्वेश्चन आप आंसर सही बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ, कंफर्मेशन के साथ कर पाओ। एक और क्वेश्चन आरबीआई से, और ये भी काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन था क्योंकि ये आपको कोई पढ़ाएगा नहीं। द रिलेशनशिप बिटवीन आरबीआई एंड बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, वो कहीं पे भी कुछ भी पढ़ाने का नहीं है। देयर इज नो रिलेशनशिप एट ऑल, एक्चुअली वो क्रिएट किया है इन लोगों ने। तो क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनीज टू सबमिट अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। सबसे पहले आरबीआई इज नॉट कंसर्न्ड विद कंपनीज, आरबीआई इज कंसर्न्ड विद बैंक्स, एनबीएफसीज एंड बैंक्स। तो उसके लॉजिक, उस लॉजिक के थ्रू ही ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, बिकॉज आरबीआई डजंट कंसर्न इटसेल्फ विद कंपनीज। उसकी रेगुलेशन कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू होती है, आरबीआई का उससे कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, इन इंडिया कंपनी सबमिटिंग बीआरएसआर मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। नाम से देखो क्लियर हो रहा है थोड़ा सा, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो मतलब ऐसी रिपोर्ट जिसमें बिजनेसेस बताते हैं कि हम कितने सस्टेनेबल हैं, हम सोसाइटी को लेके कितना सीरियस हैं, हम अपनी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जो भी कंपनी बीआरएसआर सबमिट कर रही है वो नॉन फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में ही बातें करेगी ना। लार्जली लिख दिया तो और ज़्यादा सही हो गया आंसर, क्योंकि आपने और खोल दिया ऑप्शन को, और ज़्यादा ब्रॉड कर दिया ऑप्शन को कि यार हो सकता है कुछ फाइनेंशियल बातें भी करे, बट लार्जली नॉन फाइनेंशियल डिस्कशंस होंगे इसके अंदर। तो उस लॉजिक से ऑप्शन नंबर 2 इज ओनली राइट, तो आंसर हो जाता है बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इनकम टैक्स के बेसिक रूल्स से ये क्वेश्चन था, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया इनकम टैक्स से जो पूछा गया है। अब यहां पर भी थोड़ा बहुत लॉजिक आप लगा सकते थे, इवन इफ यू हैड नॉट रेड इट। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बोल रहा है इनकम फ्रॉम एलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री, डेयरी एटसेट्रा इज नॉट टैक्सेबल, इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। देखो एग्रीकल्चर तो नॉन टैक्सेबल है, स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। लेकिन जो एलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं जहां पे प्रोसेसिंग हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल पोल्ट्री हो गई, डेयरी हो गई, फिशरीज हो गई, ये सब टैक्सेबल है। लॉजिक क्या लगा सकते थे, नहीं भी पता था कि यार सरकार अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड सब पे ही टैक्स हटा देगी प्राइमरी एक्टिविटीज से, तो सरकार के पास टैक्स आएगा ही नहीं, इंडस्ट्री और सर्विसेज ही बची, कितना ही टैक्स ले लेगी। तो डजंट मेक सेंस कि सरकार, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज पे भी टैक्स हटा दे। कीपिंग इन माइंड दैट एलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैव रिसेंटली बिकम प्रोमिनेंट, पहले तो नहीं होते थे उतने, तो नो गवर्नमेंट वुड वांट टू डू दैट। एग्रीकल्चर पे भी टैक्स इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सालों से नहीं लगा है, नोबडी वांट्स टू लिवाई इट नाउ एंड गो आउट ऑफ पावर, वोट बैंक पॉलिटिक्स है। तो उस लॉजिक से आप यहाँ पे और स्टेटमेंट नंबर 1 को जो है वो हटाया जा सकता था। अब अगर स्टेटमेंट 1 हटा दोगे, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको सेकंड शायद पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन सेकंड है क्या, इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो एग्रीकल्चरल लैंड पे कोई टैक्स नहीं है, एग्रीकल्चरल लैंड से रेंट आ रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं है, और एग्रीकल्चरल लैंड उसी लॉजिक से अगर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं है, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, इसलिए वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है। बट चांसेस आर वेरी हाई कि आपने ये नहीं पढ़ा होगा, इसलिए उस सिनेरियो में आप एलिमिनेट करके ही जा सकते हो। स्टेटमेंट 1 को एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान था, स्टेटमेंट 2 को हटाना कम आसान था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लॉजिकल क्वेश्चन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और बहुत ही ज़्यादा लॉजिक था इसमें, किसी ने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ये पुराना भी था, आई थिंक 2023 का है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान से देखिए,
India is a resource rich country in all the 30 critical minerals. Number one, India is not a resource rich country in any of the critical minerals. All 30 तो छोड़ दो, all 30 से और भी ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया वो. अगर वो लिखता 2 आउट ऑफ 30 तो भी कंफ्यूजन होता, लेकिन ऑल 30 तो बिल्कुल एक्सट्रीम हो गया, जिससे कि आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे. ये लॉजिक या फिर ये प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है एग्जाम में, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ के नहीं जा सकते, और ये 2026 वाले एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है. तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 3. सेकंड हमारा गलत है. सेकंड को हटाते ही आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी, तो वही सही आंसर होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 7, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जिसने पढ़ा होगा, अगेन बैंकिंग के अंदर आ गया. आरबीआई के हमने 2 या 3 क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिए हैं, ये बैंकिंग से क्वेश्चन निकाला गया है. बेसिक्स ऑफ फाइनेंस में भी ये चीज़ पढ़ाई जाती है, और आईबीसी के अंदर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जब पढ़ाया जाता है तब भी ये चीज़ पढ़ाई जाती है. मुश्किल नहीं है, बट अगर इसको पढ़ लिए होते तो बहुत आसान हो जाता है इसको सॉल्व करना. ठीक है. स्टेटमेंट 1 2 3 तीन स्टेटमेंट हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है कि बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड to be relatively at lower risk than stockholders, which is true. Why? Because bond holders जो होते हैं वो investor नहीं होते, वो lender होते हैं कंपनी में, और स्टॉक होल्डर्स जो होते हैं वो इन्वेस्टर होते हैं. तो दे आर ऑल इन, बट दीज लेंडर्स आर जस्ट लोनिंग मनी, जिनको पैसा वापस मिलना होता है, तो रिस्क भी कम होता है क्योंकि रिटर्न भी उनका लिमिटेड है, उनको इंटरेस्ट ही मिलेगा. और यही स्टेटमेंट 2 में एक्सप्लेन किया है, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स वेर एज स्टॉक होल्डर्स आर ओनर्स. For repayment purpose, bondholders are prioritized over stockholders. Of course, prioritized because they are lenders and not owners of the company. तो both statement 2 and 3 are correct, and both of them explain statement 1. तो दोनों से ही because लगा के आप statement 1 पे आ सकते थे. तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सेबी, स्टॉक मार्केट दोनों से पूछा गया है. अगेन लॉजिकल क्वेश्चन. अगर आप पिछले 2-3 साल से न्यूज़ रेगुलरली देख रहे थे तो बहुत आसान क्वेश्चन था. कैसे आसान था? यहां पे लिखा है ऑप्शन नंबर 3 में, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी दैट कैन एक्ट ऑन अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स. अब इन्फ्लुएंसर्स 2-3 साल पहले बहुत पॉपुलर हुए थे, उन्होंने बहुत पैसा कमाया और बहुत लोगों का पैसा डुबाया भी बाय गिविंग रॉन्ग एडवाइस. सो सेबी केम आउट विद अ न्यू रेगुलेशन एट दैट टाइम कि ये जो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ईदर गेट रजिस्टर्ड विद सेबी, और इफ यू कम आउट विद एनी फाइनेंशियल एडवाइस तो हम आपके ऊपर छापा मार देंगे, आपके ऊपर हम पेनल्टी भी लगा सकते हैं, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर पेनल्टी लगाई भी गई थी. तो कहना कि देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी इज रॉन्ग. अब आपने अगर ये न्यूज़ को फॉलो किया होगा, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के थ्रू भी किया होगा, देन यू कुड हैव कम टू द राइट आंसर. जैसे ही ऑप्शन 3 हटाओगे, आपका ऑप्शन ए ही बचा है बस. अब आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, और ये आप पढ़ के भी डिटरमाइन नहीं कर सकते थे कि ये सही है या गलत है. इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट स्टेटमेंट्स यहाँ दी गई थी. ऑब्जेक्टिव ही ये था कि आप अगर इसको एलिमिनेट कर दोगे तो आप आ सकते हो आंसर तक. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 सर्कुलर इकोनॉमी से था. अब ये कॉन्सेप्ट्स, नंबर 1 ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है. सर्कुलर इकोनॉमी हो सकता है आपको कोई पढ़ाए ना, बट लॉजिक से आप समझ सकते हो कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होना चाहिए. एक तो होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो अलग चीज़ है. सर्कुलर इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे जो भी मैंने प्रोड्यूस किया उसके बाद वो कंज्यूम हुआ, बट जो वेस्ट जनरेट हुआ उस वेस्ट से ही मैंने फिर से प्रोडक्शन कर दी. तो मैंने ओवरऑल अपनी सोसाइटी में, अपनी एनवायरनमेंट में वेस्ट जनरेशन कम से कम किया. जैसे कि ये आईपैड है, इस आईपैड का जो चार्जर है, यहाँ नहीं है, इस आईपैड का जो चार्जर है, वो चार्जर क्लेम करती है कंपनी कि अगर आप 6 महीने इसको ज़मीन में गाड़ दोगे तो गायब हो जाएगा, डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ कंप्लीटली डिस्पोजेबल, बायोडिग्रेडेबल है, उसका कोई निशान नहीं रहेगा. एंड इट इज़ एक्चुअली ट्रू, क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब होता है, कट जाता है. क्यों कटता है? क्योंकि प्लास्टिक नहीं है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज़ किया गया है. ओके, दैट इज़ अ सर्कुलर इकोनॉमी. अब ये लॉजिक से भी कर सकते थे, पढ़ते तो शायद समझ आ जाता कि हाँ यही बात कर रहा होगा. सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. करेगा ही जब आप वेस्ट को ही यूज़ करोगे फिर से बनाने में, तो नया प्रोडक्ट नहीं यूज़ हो रहा, नया रिसोर्स नहीं यूज़ हो रहा, तो ग्रीन हाउस एमिशन कम होगा. सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट, क्योंकि आप आउटपुट के बाद जो वेस्ट है उसी को यूज़ कर रहे हो. सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. प्रोडक्शन में वेस्टेज को भी कम करता है, क्योंकि आप जो पुराना वेस्ट है उसी को यूज़ कर रहे हो. ठीक है. बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. ऑप्शन नंबर ए ये होना चाहिए इसका आंसर.
हो सकता है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में, बिकॉज दीज आर वेरी ब्रॉड स्टेटमेंट्स, हो सकता है ट्रांसलेशन में थोड़े बहुत चेंजेस की वजह से कुछ आंसर चेंज हो जाए, तो क्योंकि बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट्स हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट मेरे हिसाब से अभी आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 फिजिकल पॉलिसी के बेसिक से क्वेश्चन था। कैपिटल रिसीट्स क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स, ये हमने पढ़ा हुआ है फिजिकल पॉलिसी में। इनफैक्ट ये आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इतने सिंपल हैं कि अगर आपने तमिलनाडु एनसीईआरटी पढ़ी होती 11th और 12th की, तो आपको एक्चुअल में इनमें से आधे क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं होती। 23 में से 10-12 क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के थ्रू ही कर सकते हो अगर एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है तो, ठीक है। कैपिटल रिसीट्स क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज रिडक्शन इन एसेट्स हमने पढ़ा हुआ है ये, और सिंपल भी है। बोरोविंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल रिसीट्स, वी नो दिस। कैपिटल रिसीट्स रेवेन्यू रिसीट्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी, अब इंटरेस्ट कभी भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता है बिकॉज रिकरिंग नेचर का होता है, तो एक्सपेंस होता है या इनकम होती है, बट लायबिलिटी या एसेट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा गलत हो गया, ऑप्शन 1 एंड 2 सही है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 राष्ट्रीय गोकुल मिशन के ऊपर क्वेश्चन था। गवर्नमेंट स्कीम्स जो मैंने आपको बोला था 2.3 में आता है और फिर 2.6 में 2.5 में आता है, जो मैंने अभी आपको 7 पिलर्स दिखाए थे। दिस वॉज रिवाइज्ड रिसेंटली, राष्ट्रीय गोकुल मिशन अभी लॉजिकल जनरल भी है और सेम टाइम थोड़ा बहुत नॉलेज भी यूज होता है। लॉजिकल जनरल इसलिए क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको रिवीजन के बाद भी कहीं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं दिखेंगी, बहुत जेनेरिक स्टेटमेंट्स हैं। अब अगर पता है कि गोकुल मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है तो थोड़ा बहुत समझ पाओगे कि हाँ यह स्टेटमेंट गलत नहीं बोल रही। स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर एज मेजोरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस एनिमल्स आर विद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अब यहाँ पे क्योंकि ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं, मेजोरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस एनिमल्स होगा ही, ऐसा नहीं हो सकता कि माइनॉरिटी होंगे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास, क्योंकि बड़े फार्मर्स के पास ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या ज़्यादा इंडिजिनस वेराइटीज़ नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन की क्वालिटी है मिल्क वगैरह की वो उतनी हाई नहीं होती है, तो वहाँ पे वो यूरोपियन काउज वगैरह रखना शुरू करते हैं या उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये गलत नहीं है, लॉजिकली सही लग रहा है। It was initiated to promote indigenous cattle and buffalo rearing and conservation in scientific and holistic manner, which is correct. That is the overall objective of the mission. तो दोनों ही सही है, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से था। नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था? ये 2023 का एंड ऑफ 2023 आई थिंक अक्टूबर और नवंबर तब का न्यूज़ का है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि जो फर्स्ट टाइम दे रहा है इस बार उसको ये आता हो, इनफैक्ट जो सेकंड थर्ड टाइम दे रहा है उसको भी शायद याद ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पर मेन जो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था वो ए और बी में हो सकता था। देखो सी जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक वो ब्रिक्स का है, तो उसमें पैसिफिक नेशंस नहीं है, तो इसलिए इसको हटाया जा सकता था। आईबीआरडी को हटाना थोड़ा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि आईबीआरडी भी हो सकता है एशिया पैसिफिक रीजन के लिए कुछ कर रहा हो, तो खाली सी को आप थोड़ा हटा सकते थे, वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली मैं बोल रहा हूँ, और सबको हटाना थोड़ा मुश्किल था। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा लॉजिकल भी था बट एट द सेम टाइम डिफिकल्ट भी था, मिक्स ऑफ बोथ, डिपेंड्स ऑन योर स्टेट ऑफ माइंड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन दी है और पूछा है कि कौन सी मिनिस्ट्री से कनेक्टेड है। देखो लॉजिकल क्यों है, ऑटोमोटिव बोर्ड मतलब ऑटोमोबाइल से कनेक्टेड है, ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड है, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से नहीं होना चाहिए। ऐसी कॉयर बोर्ड, कॉयर ऐसी चीज़ है जो कि एमएसएमई से कनेक्टेड है, कॉटेज इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, तो हैवी इंडस्ट्री का नहीं होना चाहिए। नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन जो है, अब ट्रेड की बात हो रही है तो कॉमर्स से कनेक्टेड है, तो एमएसएमई का कोई रिलेशनशिप नहीं है ट्रेड के थ्रू या ट्रेड के साथ, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो उस लॉजिक से डी मार्क कर सकते थे, बट डिफिकल्ट अभी कहना मेरे लिए आसान है, तब किसी के लिए ये एक्चुअली अटेम्प्ट करना मुश्किल होता, तो इसलिए आई वुड नॉट से कि ये आसान क्वेश्चन है और इसको आप कर ही लेते, नहीं कर पाते, मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स से पूछा गया था। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, आई थिंक 2019 में ऑलरेडी इस पे डिस्कशन हुआ था, एक क्वेश्चन आया था। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड बहुत बड़ा रेगुलेटरी बोर्ड नहीं है, इसीलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा, एटलीस्ट जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं पेपर को। अब पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज फोकस्ड ऑन ऑल दी एक्टिविटीज, डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज, जहाँ पे
जब ऑयल बन जाता है उसके बाद उसके साथ क्या होता है, उसकी रेगुलेशन में उसका रिफाइनिंग कैसे हो रही है, स्टोरेज कैसे हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, मार्केटिंग और सेल में क्या हो रहा है, उस पर रेगुलेशन पे फोकस करता है। तो इसलिए इसका आंसर एक्चुअली 2 और 3 है। 1 और 4 बोथ आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, तो वो नहीं है। बट अगर नहीं पता होता तो नहीं आंसर कर पाते, एंड आई वुड नॉट ब्लेम यू फॉर नॉट नोइंग इट ऑल्सो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैं लिख देता हूँ यहाँ से, नेशनल इनकम अकाउंटिंग से क्वेश्चन है ये। नहीं, नेशनल इनकम से नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है फिस्कल पॉलिसी से, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की और रेवेन्यू रिसीट्स की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिए हैं 80,000 करोड़, रेवेन्यू रिसीट्स दिए हैं 60,000 करोड़। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स इज रेवेन्यू डेफिसिट, तो रेवेन्यू डेफिसिट 20,000 करोड़ सही हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट बजट ऑल्सो शोज बोरोविंग्स ऑफ 10,000 करोड़, बोरोविंग्स आर फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट इज 10,000 करोड़ सही हो गया। इंटरेस्ट पेमेंट्स आर 6,000 करोड़। जब हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स हटा देते हैं तो हमें मिलता है प्राइमरी डेफिसिट, तो प्राइमरी डेफिसिट 4,000 करोड़ भी सही हो गया। तो इसीलिए क्वेश्चन आसान था, लॉजिकल था, एट द सेम टाइम फॉर्मूलाज याद हो गए थे तो कर लेते आराम से। अगर बेसिक्स क्लियर है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के प्लस फिस्कल पॉलिसी के, नेशनल इनकम अकाउंटिंग नहीं फिस्कल पॉलिसी के, तो ये क्वेश्चन आसान था, ठीक है ना। तो फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स आपको पढ़ाए जाते हैं फिस्कल पॉलिसी में, और वहां से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं से है, फिस्कल पॉलिसी में लिख देता हूं। फिस्कल डेफिसिट 50,000 करोड़ दिया हुआ है। इट इज रिसीविंग 10,000 करोड़ थ्रू नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। इंटरेस्ट लाइबिलिटीज 1,500 करोड़। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। नाउ ग्रॉस और नेट में डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन यहाँ पे कहीं दिया नहीं हुआ है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी कि यार ये ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट दे दिया तो कुछ और मतलब तो नहीं है, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था। सेकेंडली यहाँ पर जो दिया हुआ है इट इज रिसीविंग 10,000 करोड़ थ्रू नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, इसका एक्चुअली कोई यूज ही नहीं था क्वेश्चन आंसर को आने में, आंसर तक पहुंचने में, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी उनका गलत हो गया। अकाउंटिंग में नॉर्मली ये फॉलो किया जाता है 11th-12th की बेसिक इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग में, कि आपको ऐसा डेटा दिया जाता है जो रेलेवेंट नहीं है आंसर तक पहुंचने के लिए, और यहाँ पर भी वो किया गया। फिस्कल डेफिसिट में से जब हम इंटरेस्ट लायबिलिटी हटा देंगे तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर था 48,500 करोड़। अब कुछ स्टूडेंट्स को लगा होगा कि यार इसमें से ये 10,000 करोड़ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट जो है ये ऐड कर देते हैं तब सही आंसर होगा, तो फंस जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये फंसाने के लिए डेटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनेंस कमीशन से था, मुश्किल क्वेश्चन था। अगर आप सारे ऑप्शंस को देखें तो मुश्किल था, अगर आप थोड़ा लॉजिक को या एलिमिनेशन अप्लाई करने की कोशिश करें तो आसान था। क्यों आसान था? क्योंकि रिसेंटली ये चेंज हुआ था, 45% नहीं था हमारा जो रेशो ऑफ शेयरिंग बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन गवर्नमेंट था, वो 42% से चेंज करके 41% किया था आफ्टर यूटी ऑफ जे.एंड.के वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ द स्टेट्स ऑफ जे.एंड.के। तो हमने 42 से 41 किया था, ये बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, स्पेशली 15 फाइनेंस कमीशन पढ़ा होगा तो ये पता होगा। तो वहां से ये आपने एलिमिनेट कर दिया, जैसे ही सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट किया आपका आंसर आ गया 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। लेकिन 1, 3 एंड 4 को देखोगे तो मुश्किल स्टेटमेंट्स थे, इतने आसान नहीं थे। तो इस तरह से क्वेश्चन पढ़े हुए एरियाज में से था फाइनेंस कमीशन में से, लेकिन ऑप्शंस डिफिकल्ट थे, बट एट द सेम टाइम एक ऑप्शन ऐसा डाला गया था जिससे आप आंसर पे आ सको। नो दिस वाज इजी पार्ट, ऐसा पिछले 2-3 साल में देखने को नहीं मिला है। ऐसी एलिमिनेशन टेक्निक बहुत साल बाद फिर से अप्लाई हो रही हैं, एंड इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट को आता है तो यार उसको आंसर मार्क करने दो, ज़बरदस्ती कंफ्यूज मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन IBRD से था, विच इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्रीज, ब्रॉड स्टेटमेंट है, सही होना चाहिए। इट वॉज एस्टैब्लिश टू हेल्प यूरोप रीबिल्ड आफ्टर World War II, मार्शल प्लान वगैरह हमने पढ़ा है तो ये भी सही है। तो ये वर्ड हिस्ट्री थोड़ा सा यहाँ पे घुसा दिया इन्होंने। इट वर्क सिंगल हैंडेडली, अब ये गलत नहीं है, बट जब हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि वो अकेला ही ये काम करता है, मतलब और कोई ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग कंट्रीज को पॉवर्टी से निकालने के लिए काम नहीं करती, विच इज़ नॉट ट्रू। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यही काम करती हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी यही काम कर रहा है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो उस सिनेरियो में मुझे लगता है कि या तो इस क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा या फिर सीधा सीधा इसको नेगेटिव मान के और 1 एंड 3 को आंसर मान लिया जाएगा। अगर आप
सिंगल हैंडेडली को लेके कंफ्यूज होगे एग्जाम में, तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो गया हो। बट सिंगल हैंडेडली आउटराइटली गलत नहीं है, बट एट द सेम टाइम हिंदी ट्रांसलेशन उसका आउटराइटली एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बेसिक्स ऑफ बैंकिंग में था, आरटीजीएस और एनईएफटी के बारे में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगेन बैंकिंग से मैंने देखो आपको बताया था बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आरबीआई बैंकिंग से ये आई थिंक छठा सातवां क्वेश्चन होगा। आरटीजीएस इज इंस्टेंटेनियस, एनईएफटी टेक्स टाइम टू सेटल, बहुत नॉर्मल है, बेसिक है, आपको पढ़ाया जाता है, सही है। आरटीजीएस में चार्ज किया जाता है जिसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, विच इज़ इनकरेक्ट, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते। ऑपरेटिंग आवर्स दोनों एनईएफटी आरटीजीएस के अब 24/7 है, पिछले 3-4 साल में चेंज हुआ था, तो ये दोनों हमारे गलत हो गए, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग कंट्रीज, और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, न्यूज़ का क्वेश्चन है, और डिफिकल्ट है इसको याद रखना कि यार एग्जैक्टली इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनमें यूपीआई काम करता है, जिनका इंडिया के साथ एग्रीमेंट है। आंसर हमारा यूएई, फ्रांस और सिंगापुर है। 3 आर राइट, 2 आर इनकरेक्ट, जर्मनी एंड बांग्लादेश के साथ नहीं है। बट इवन देन आई वुड नॉट से कि ये तो आपका सही हो जाना चाहिए था, बड़ा मुश्किल है इसको याद रखना, क्योंकि नॉर्मली बैंकिंग एग्जाम्स, आरबीआई एग्जाम, ऐसे एग्जाम्स में लोग इन न्यूज़ को याद रखते हैं। इनफैक्ट आरबीआई एग्जाम में तो मैं स्टूडेंट्स को ही रटवाता हूँ, बट नॉट एक्सपेक्टेड इन सिविल सर्विसेज एग्जाम। ठीक है ना, ऐसे एग्जाम्स में ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस कम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्कीम से, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है स्कीम से, जिसमें फीचर्स पूछे गए थे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इट टारगेट्स इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स। अब यहाँ पे एलिमिनेट करना बड़ा मुश्किल है कि यार ये सही है या गलत है, नंबर 3 लाख 1 करोड़, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इस क्वेश्चन में आप एक चीज देखोगे कि सारे स्टेटमेंट जो है थोड़े जेनेरिक हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एम्स टू इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन इंस्टॉलेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत जनरल स्टेटमेंट्स हैं, ऐसा लग रहा है पीआईबी से उठाया गया है या किसी गवर्नमेंट वेबसाइट से उठा के स्टेटमेंट्स को डाल दिया गया है। बट फिर भी मैं बोलूँगा अगर नहीं पढ़ा है तो इसको एलिमिनेट करके या किसी और टेक्निक से आंसर करना मुश्किल था, अगर पढ़ा है तभी आंसर कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन बिम्स्टेक से था। ये वाला डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि इसमें बिम्स्टेक की हिस्ट्री भी डाल दी गई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन 1999, विच इज इनकरेक्ट, बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 में क्रिएट हुआ था, तो सेकंड हमने एलिमिनेट कर दिया यहाँ से। अब ये नॉलेज के थ्रू ही कर सकते थे, इसमें कोई और कोई तरीका नहीं था। इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया, अगेन वेरी डिफिकल्ट, किसी को पता होगा, बहुत मुश्किल है, अनलेस स्पेसिफिकली बिम्स्टेक के कुछ नोट्स आपको मिल गए और उसमें ये सारी चीज़ें लिखी है, बहुत मुश्किल है। इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स, ये भी सही है ऑप्शन, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 ओनली। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड आर फाउंडिंग मेंबर स्टेट्स ऑफ बिम्स्टेक, जो कि गलत है। मुश्किल क्वेश्चन है, आई वुड नॉट एक्सपेक्ट कि आप लोग इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओ, ऐसे क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल होते हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से इस बार स्पेसिफिकली क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, एंड दिस माइट कंटिन्यू बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। तो कुछ लोग इसको आईआर में डाल सकते हैं, मैं इसको इकोनॉमी में डालूंगा क्योंकि ये सारी इकोनॉमी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, मेजोरिटी ऑफ देम। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स से क्वेश्चन था, 2024 अक्टूबर में न्यूज़ में था, तो आपको कवर कर लेना चाहिए था क्योंकि एक साल का करंट अफेयर्स करना होता है। 16 ब्रिक्स समिट, रशिया, कजान सही है। इंडोनेशिया इज अ पार्टनर कंट्री, नॉट अ फुल मेंबर, इसीलिए भी सही है। थीम जो था वो ये था, अब 1 एंड 2 आप आंसर कर लेते तो भी आप शायद आंसर ऑप्शन पे नहीं पहुंच पाते, मुश्किल था ये। नहीं, सेकंड तो गलत है तो सेकंड हमने हटा दिया, फर्स्ट हमारा सही है, सेकंड हटाया, सेकंड हटाया, फिर भी आप कंफ्यूजन में रहते कि यार 1 एंड 3 होगा या 1 होगा, तो मुश्किल क्वेश्चन था क्योंकि थीम नॉर्मली हमें याद नहीं रहते हैं। बट इससे पता लगता है कि यार थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, एंड दिस माइट कंटिन्यू। थीम हो गया, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हो गया, मेंबर्स हो गए, ऐसी चीज़ें पहले कम पूछी जाती थी, इस बार 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक है, so this brings us to the end of entire economy section. As I said, total of 23 questions. कुछ क्वेश्चंस इसमें से रीजनल, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस में से जो मैं इकोनॉमी का पार्ट डालता हूँ, क्योंकि इकोनॉमी में नहीं डालोगे तो कहीं नहीं डाल पाओगे उसको, ज्योग्राफी में नहीं डाल पाओगे, हिस्ट्री में नहीं डाल पाओगे, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाल पाओगे। आईआर में डाल सकता है लेकिन आईआर प्री के लिए अलग से नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है ना। गवर्नेंस में नहीं डाल पाओगे, सोसाइटी में नहीं डाल पाओगे, तो डाल नहीं पाओगे, इसलिए इकोनॉमी में डालो तो ज़्यादा सेफ रहोगे, एटलीस्ट छूटेगा नहीं, कवर हो जाएगा आपका, ठीक है ना।
दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड. इफ यू हैव एनीथिंग टू से, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल ट्राई एंड रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल टू ऑल द क्वेरीज. कीप स्टडिंग हार्ड. मेंस एग्जाम आ रहा है, अच्छे से तैयारी करिए. ऑल द बेस्ट. बाय बाय. जय हिंद.